आज हमें देखना है कॉम्प्लिकेशन ऑफ जनरल एनेस्थेशिया। फर्स्ट ऑफ ऑल रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस। इसमें सबसे पहले है पल्मोनरी एस्पिरेशन ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट। इसका मेजर कॉज है, ये मेजर कॉज ऑफ डेथ है। मेजर कॉज ऑफ डेथ इंसिडेंस इसका 1 in 3000। मॉर्टेलिटी आफ्टर एस्पिरेशन ये 5 to 70% होती है और ये डिपेंड करती है वॉल्यूम और पीएच ऑफ मटेरियल जो कि एस्पिरेट किया है। साइन एंड सिम्टम। साइन सिम्टम्स में टैकीकार्डिया, कफ ड्यू टू लैरिंजियोस्पाज्म, टैकीकार्डिया, wheezing एंड क्रीपिटेशन, साइनोसिस। साइन एंड सिम्टम्स हैं इसके टैकीप्निया, टैकीकार्डिया, साइनोसिस, continuous fall of O2 saturation, X-ray chest shows shadow। इसके अलावा wheezing, crepitation, ये सारे साइन सिम्टम्स हैं। पैथोलॉजी। इसमें पैथोलॉजी ये होती है एस्पिरेशन की वजह से केमिकल ट्रॉमा होता है। केमिकल ट्रॉमा ब्रोंकियल और एल्वियोलार म्यूकोजा का, जिसकी वजह से वेस्कुलर एंडोथेलियम की इंजरी होती है और इसकी वजह से एक्सुडेटिव निमोनाइटिस होता है। इसके बाद निमोनिया और पल्मोनरी एडिमा। निमोनाइटिस एंड पल्मोनरी एडिमा, ये इसकी पैथोलॉजी है। केमिकल ट्रॉमा होगा ब्रोंकियल और एल्वियोलार म्यूकोजा का, जिसकी वजह से वेस्कुलर एंडोथेलियम की इंजरी होती है और जो कॉज करता है एक्सुडेटिव निमोनाइटिस और पल्मोनरी एडिमा। अब इसका मैनेजमेंट हम किस तरह से करेंगे? पल्मोनरी एस्पिरेशन ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट का मैनेजमेंट किस तरह से करेंगे? पहले है इसका प्रिवेंटिव। इसमें हम पेशेंट को प्रिवेंशन में हमें पेशेंट को एम्प्टी स्टमक रखना है बिफोर सर्जरी 8 to 6 आवर। इसके अलावा फर्स्ट एम्प्टी स्टमक, सेकंड है हमें गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रीशन को इनहिबिट करना है। इसके लिए हम H2 एंटागोनिस्ट यूज करते हैं, जिसकी एग्जांपल है रैनिटिडीन और फेमोटिडीन। इससे क्या होगा? स्टमक के जो H2 सेल्स हैं, इससे गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रीशन कम हो जाएगा। थर्ड हम क्या कर सकते हैं? मेटोक्लोप्रामाइड दे सकते हैं। मेटोक्लोप्रामाइड जो होता है ये 2 तरीके से काम करता है। ये गैस्ट्रिक एम्प्टीइंग को फास्ट कर देता है
मतलब जो गैस्ट्रिक एसिड अगर स्टमक में है भी तो उसमें तेजी से उसको बाहर निकालता है। जो गैस्ट्रिक एम्पटिंग है वो फास्ट कर देता है। इसके अलावा लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर LES लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर की टोन को बढ़ाता है, इंक्रीजेस द टोनिसिटी। इसके अलावा फास्टेंस गैस्ट्रिक एम्पटिंग। और इसके अलावा हमें गैस्ट्रिक कंटेंट को न्यूट्रलाइज करना है। इसके लिए हमें पीएच बढ़ा देंगे एंटासिड्स के यूज के जरिए। इसमें है सोडियम साइट्रेट। तो ये सारे जो मैनेजमेंट है ये प्रिवेंटिव मैनेजमेंट्स हैं बिफोर एस्पिरेशन एंड बिफोर सर्जरी। वी विल कीप द पेशेंट एम्प्टी स्टमक, देन वी विल गिव H2 antagonist like ranitidine and famotidine. Then we have to add metoclopramide, which acts by increasing the tonicity of lower esophageal sphincter and fasten the gastric emptying. Then we will use sodium citrate antacids, which neutralizes the gastric content. Now we will discuss curative management of pulmonary aspiration. क्यूरेटिव, अगर पेशेंट एस्पिरेट कर जाता है गैस्ट्रिक कंटेंट को, इस कंडीशन में इमीडिएटली पेशेंट को टर्न करना है, इमीडिएट टर्न द पेशेंट टू वन साइड विथ हेड लो। पेशेंट को फौरन किसी एक साइड में टर्न करेंगे और उसका हेड लो पोजीशन में रखेंगे पेशेंट को। उसके बाद सक्शन के जरिए अवॉइड करेंगे फर्दर एस्पिरेशन को। ट्रैकियल सक्शन जो होता है वो सफिशिएंट होता है माइल्ड केसेस में। माइल्ड केसेस में ट्रैकियल सक्शन is enough. Then we will give oxygen and continuous positive air pressure. कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयर प्रेशर देंगे जब तक कि ऑक्सीजन सैचुरेशन नॉर्मल ना हो जाए। अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन इसके बाद भी मेंटेन नहीं होता है तो पेशेंट को हमें मैकेनिकल वेंटिलेशन पे रखना है। वेंटिलेशन, ये हमने देखा पल्मोनरी एस्पिरेशन ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट। दिस इज द फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन ऑफ जनरल एनेस्थेसिया। नाउ द सेकंड वन इज हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया का क्या मतलब होता है? लो कंटेंट ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड। अब इसके कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं इन ब्लड? ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इनएडिक्वेट ऑक्सीजन सप्लाई ही इनएडिक्वेट हो तो इसमें क्या क्या हो सकता है? एग्जॉस्टेड स्टोरेज, लीक्स इन मशीन एंड सर्किट में कोई ऐसा लीकेज हो रहा हो जिसकी वजह से पेशेंट तक ऑक्सीजन का सप्लाई इनएडिक्वेट हो रहा है या उसमें कमी आ रही है। इसके अलावा डिस्कनेक्शन हो जाए,
या फिर माल पोजीशन ऑफ मास्क और ट्यूब, मास्क या ट्यूब सही से ना लगा हो, इस कंडीशन में भी ऑक्सीजन जो है वो पेशेंट तक कम पहुंचेगा। सेकंड कॉज है इसका हाइपोवेंटिलेशन। थर्ड कॉज है इसका वेंटिलेशन, परफ्यूजन, एबनॉर्मलिटी। इसका मतलब है ऑक्सीजन का सप्लाई तो बराबर है, लेकिन लंग में कोई ऐसी एबनॉर्मलिटी या कोई डिसीज है जिसकी वजह से ऑक्सीजन का परफ्यूजन सही नहीं हो पा रहा है। तो इसमें कुछ डिसीजेस हैं, पल्मोनरी एटेलेक्टेसिस, पल्मोनरी इडिमा, पल्मोनरी एम्बोलिज्म एंड पल्मोनरी निमोथोरेक्स। इसमें क्या होता है, एल्वियोलाई में ऑक्सीजन, एल्वियोलाई के आसपास जो कैपिलरीज होती है, नॉर्मली ऑक्सीजन जो है वो एयर से स्मॉल कैपिलरीज या स्मॉल वेन्यूल्स में आती है और ब्लड में एब्जॉर्ब होके वो उससे ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनाती है। लेकिन इन कंडीशन में जो ऑक्सीजन का एब्जॉर्प्शन है वो ब्लड में नहीं हो पाता सही से। अब फोर्थ इसका कॉज है रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन। रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से क्या होगा, एयर का ऑब्स्ट्रक्शन होगा और एयर सही से एल्वियोलाई तक नहीं पहुंचेगी, जिसकी वजह से वहां पे गैसियस एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। इसके अलावा कुछ कार्डियक कॉजेज भी हैं। कार्डियक कॉजेज जैसे कि शंट या फिर शॉक। इस कंडीशन में क्या होता है, शॉक की कंडीशन में सर्कुलेटरी फेलियर होता है और ब्लड जो है वो टिश्यू तक नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से टिश्यू लेवल पर और ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इसके अलावा कुछ और कॉजेज हैं, जैसे अल्केलोसिस, साइनाइड टॉक्सिसिटी एंड हाइपोथर्मिया। These are the causes for hypoxia. So, what will be the treatment for hypoxia? We have to treat the cause and ventilation with 100% oxygen. Now, third complication is hypercapnia or hypercarbia, that is high concentration of carbon dioxide. इसकी कॉजेस क्या हैं, हाइपोवेंटिलेशन, इंक्रीज्ड एयरवे रेजिस्टेंस, जैसे कि ब्रोंकोस्पाज्म में होता है। ब्रोंकोस्पाज्म में एयरवे का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, या फिर एग्जॉस्टेड
सोडा लाइम। सोडा लाइम जो होता है ये एनेस्थेटिक मशीन में एक कंटेनर होता है, ऐसे सब्सटेंस से फिल होता है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है। तो विद पासेज ऑफ टाइम ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते करते इसकी कुछ एक्सपायरी टाइम होता है, कुछ वक्त के बाद वो अपना काम करना बंद कर देता है, इसलिए रेगुलर इंटरवल के बाद उसको चेंज करना होता है। अगर एग्जॉस्टेड सोडा लाइम है तो इस कंडीशन में भी हाइपरकार्बिया होगा, या फिर ऐसी कोई कंडीशन हो जिसमें इंक्रीज्ड CO2 का प्रोडक्शन हो रहा हो, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन बढ़ जाए। ऐसा कब होता है? मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया और थायरोटॉक्सिकोसिस, ये दो डिसीजेज ऐसी है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। या तो इसका ट्रीटमेंट हम किस तरह से करेंगे? ट्रीटमेंट इज रेक्टिफाई द कॉज, दीज अबव कॉजेज शुड बी रेक्टिफाइड। मतलब हमें हाइपोवेंटिलेशन, एयरवे का जो रेजिस्टेंस है, जैसे ब्रोंकोस्पाज्म है तो इस कंडीशन में ब्रोंकोडायलेटर्स यूज करेंगे। एग्जॉस्टेड सोडा लाइम है तो हमें सोडा लाइम को चेंज करना है। और अगर प्रोडक्शन कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ रहा है जिसका कॉज मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया है या फिर थायरोटॉक्सिकोसिस है तो हम थायरोटॉक्सिकोसिस का प्रॉपर ट्रीटमेंट करेंगे, मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया का ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है। अब द फोर्थ कॉम्प्लिकेशन इन रेस्पिरेटरी सिस्टम इज हाइपोकैप्निया, दैट इज लो कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और ये हमेशा ऑलमोस्ट ऑलवेज ड्यू टू हाइपर वेंटिलेशन। नाउ द फिफ्थ वन इज एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। ऐसा कोई भी कॉज जिसकी वजह से एयर पैसेज में कोई रुकावट आ जाए, ये एट द टाइम ऑफ इंडक्शन और इन पोस्ट ऑफ पीरियड कभी भी हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके कॉजेज में आता है, हम वन बाय वन देखेंगे। टंग फॉल, ये क्यों होता है? जेनियो ग्लॉसस मसल टोन के कम होने की वजह से, डिक्रीज इन द टोनिसिटी ऑफ जेनोग्लोसल मसल। तो इसमें क्या करना है? मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट, लिफ्ट करेंगे चिन एंड हेड, लिफ्ट करना है हमें अपवर्ड एंड फॉरवर्ड। ठीक है। सेकंड इसमें हमें क्या करना है? ओरोफेरेंजियल या नेजोफेरेंजियल, एयरवे यूज करना है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द पेशेंट, जहाँ पे हम इजीली ओरोफेरेंजियल, अगर ओरल कैविटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उस कंडीशन में हम ओरोफेरेंजियल एयरवे का यूज करते हैं। जो ओरोफेरेंजियल एयरवे होता है उसका शेप कुछ इस तरह से होगा। डिफरेंट साइज का आता है, मेटालिक भी आता है और पीवीसी का भी आता है।
प्लास्टिक वाला, ठीक है। और नेसोफेरिंजियल एयरवे जो होता है ये ट्यूबुलर होता है, रबर का होगा बिल्कुल। इसकी जो कैलिबर है ये कम होगा। ये है नेसोफेरिंजियल एयरवे एंड दिस इज ओरोफेरिंजियल एयरवे। एंड देन इसके बाद हम इंट्यूबेट कर देंगे पेशेंट को, अगर पेशेंट की कंडीशन हमें अलाउ करेगी तो। अब एयर ऑब्स्ट्रक्शन में पहले हमने देखा टंग फॉल। एयर ऑब्स्ट्रक्शन में हमने फर्स्ट देखा था टंग फॉल। अब हम सेकंड पॉइंट देखेंगे सिक्रीशंस लाइक ब्लड और म्यूकस सिक्रीशन। ये क्या करता है, ये इरिटेट करता है, इरिटेट्स लैरिंग्स को करता है, जिसकी वजह से वहां पर लैरिंजियल स्पाज्म होता है और ग्लॉटिस जो होती है क्लोजर होता है इसका, जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन होगा एयरवे का और साइनोसिस कॉज करता है। ये ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से ऑक्सीजन की कमी होती है ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन, देन इट विल कॉज साइनोसिस। इसका ट्रीटमेंट क्या है, सक्शन करेंगे सिक्रीशन का, उसके बाद इंटरमिटेंट पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन देंगे विथ बैग एंड मास्क। अगर इससे भी कम नहीं होता है तो स्मॉल डोज में सक्सामिथासोन देंगे। ट्वेंटी 25 to 50 mg देते हैं इंट्रावेनसली। और फर्दर लैरिंजियल स्पाज्म ना हो इसलिए इंट्रावेनस ज़ाइलोकार्ड यूज करते हैं टू अवॉइड और टू प्रिवेंट फर्दर लैरिंजियल स्पाज्म। अब एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन में थर्ड चीज आती है ब्रोंकोस्पाज्म या ड्यू टू ब्रोंकोस्पाज्म देयर मे बी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। ब्रोंकोस्पाज्म जो होता है वो यूजुअली ड्यू टू लाइट एनेस्थेशिया या फिर एक कॉज ये है, दूसरा कॉज है सिक्रीशन और नॉक्सियस स्टिमुलाई के नतीजे में भी ब्रोंकोस्पाज्म हो सकता है। इसका ट्रीटमेंट है गुड डेप्थ ऑफ anesthesia and we will use bronchodilators. Now the fourth cause of airway obstruction is kinking or blockage of endotracheal tube due to secretions. मतलब patient is intubated and in this condition secretion की वजह से किंकिंग हो जाए या ब्लॉकेज हो जाए एक ही ट्यूब का, तो इसमें क्या करना है, सिक्रीशन को रिमूव करना है। रिमूव द सिक्रीशन बाय सक्शन एंड री इंट्यूबेट।